students, I am Arvinder Kaur at Mindar and we will continue our discussion on the chapter Weavers, Smelters and the Factory Owners from class 8th History. So this is the second video lecture. In our previous video lecture we discussed about the textile industry in India during the colonial rule. And now in this video lecture we are going to discuss about the developments of the iron and steel industry in India. Okay, so let's begin our chapter now. Look at this image now. ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है ना, ये है स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की तलवार। अब ये जो स्वॉर्ड थी, जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है एंग्लो मैसूर वॉर में, उसके बाद ब्रिटिश इसको इंग्लैंड ले गए थे और वहाँ कई सालों तक ये ब्रिटिश म्यूज़ियम का पार्ट रही। अब आप कहोगे कि इस स्वॉर्ड में ऐसा क्या स्पेशल था जो ब्रिटिश इसको अपने साथ ले गए? क्या उनके वहाँ पे स्वॉर्ड्स नहीं मिलती थी? सो चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है। एक्चुअली दिस स्वॉर्ड वॉज मेड विद द स्पेशल काइंड ऑफ स्टील, एक बहुत ही स्पेशल तरह के स्टील से बनी हुई थी ये, और इसकी जो एज होती थी इट वॉज वेरी हार्ड एंड वेरी शार्प। इतनी शार्प थी ये कि ये जो ओपोनेंट का आर्मर होता था उसको भी रिप कर सकती थी। आर्मर क्या होता है? आर्मर मीन्स कि कवच। जैसे आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, जो राजा महाराजा लोग लड़ा करते थे ना, तो वो अपनी बॉडी पे एक शील्ड पहनते थे, कवच पहनते थे। तो ये जो स्वॉर्ड थी ये उस कवच को भी काट सकती थी। और इसमें ये इतनी स्पेशल क्वालिटी आई कहाँ से? Because it was made with the high carbon steel. हाई कार्बन स्टील से बनी होती थी और उसको बोला जाता था वुड स्टील। अब उस समय इंडिया में ये जो वुड स्टील था वो प्रोड्यूस किया जाता था विद द वेरी स्पेशल प्रोसेस। एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू इसको जो है वो बनाया जाता था। और साउथ इंडिया जो था इस वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस के लिए बहुत फेमस था। बट इन द मिड 19th सेंचुरी ब्रिटिश के आने के बाद ये जो इंडस्ट्री थी इंडिया में, इट वॉज कम्प्लीटली डिक्लाइंड, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के आने के बाद ये जो स्टील था ये भी इम्पोर्ट होने लगा ब्रिटेन से, और जिसकी वजह से जो इंडियन क्राफ्ट पीपल थे दे वर डिस्प्लेस्ड, उनका काम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और वो इस काम को छोड़ छोड़ के जाने लगे। अब इंडिया में ये जो आयरन स्मेल्टिंग थी ये 19th सेंचुरी के एंड तक कॉमन थी। मेनली बिहार में और सेंट्रल इंडिया में इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्मेल्टर्स रहा करते थे। स्मेल्टर कौन होते हैं? स्मेल्टर वो लोग जो कि आयरन बनाया करते थे, लोहा बनाया करते थे। कैसे बनाते थे? देखो, एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस फॉलो किया जाता था। देयर वर द फर्नेसेस, भट्टियाँ होती थी जो कि सन ड्राइड ब्रिक्स और क्ले से बनी होती थी, और उनके अंदर फिर क्ले से बने हुए पॉट्स में जो मटकियाँ होती हैं ना, मटकियों के अंदर आयरन और चारकोल को मिक्स करके डाला जाता था। एंड आफ्टर दैट ऑन द कंट्रोल्ड टेम्परेचर स्टील को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था। इवन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, उन्होंने 4 years तक वुड स्टील के ऊपर रिसर्च की कि इंडियंस जो हैं वो इतनी फाइन क्वालिटी का स्टील कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए। सो क्वेश्चन ये है कि अगर इतना फाइन क्वालिटी का स्टील इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था तो फिर वो इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कैसे हो गई इतनी जल्दी? वाई दे वर अबैंडन्ड, उनको छोड़ के क्यों चले गए उनको काम करने वाले? सो एक रीज़न तो रहा कि ब्रिटिश इम्पोर्ट कर रहे थे स्टील, बट देयर वॉज एन अनदर रीज़न ऑल्सो डेट गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब आपको याद होगा हमने एक चैप्टर पढ़ा था ट्राइबल्स के ऊपर, और उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे फॉरेस्ट जो थे दे वर डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व मीन्स कि वहाँ पे जंगलों में जो कॉमन पीपल थे उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया था। अब ये जो
आयरन स्मेल्टर्स होते थे ये क्या करते थे, ये जंगलों में जाकर ही चारकोल इकट्ठा किया करते थे और जो रॉ आयरन होता था जिसको आयरन ओर बोला जाता है वो भी फॉरेस्ट में ही मेनली मिलता था। तो जब इनकी एंट्री ही वहाँ पे बैन हो गई तो रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया। इवन अगर कभी कभी इनको अलाउ कर भी दिया जाता था तो क्या होता था, इनके ऊपर इतने हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे कि इनको उस काम को करने से कोई प्रॉफिट होता ही नहीं था। सो इन्होंने धीरे धीरे उस काम को करना छोड़ दिया एंड दे स्टार्टेड डूइंग द ऑड जॉब्स। इन्होंने कोई ऑड जॉब्स मीन्स कुछ अलग अलग काम करने शुरू कर दिए। सो फिर क्या होता है, नाउ ड्यूरिंग दैट पीरियड सम ऑफ द पीपल थॉट कि क्यों ना हम अपनी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज़ लगाएं। लाइक उस पीरियड तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी तो इंडियंस ने लगानी शुरू कर दी थी ना, तो बहुत सारे इंडियंस ऐसा सोच रहे थे कि क्यों ना हम भी अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगाएं जहां आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होता हो। सो इन्हीं में से एक पर्सन थे, वो थे जमशेदजी टाटा। अब जमशेदजी टाटा ने क्या किया, 1904 में एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स वेल्ट, उनकी हेल्प ली और वो पहुँचे कहाँ पे, राजरा हिल्स में। अब राजरा हिल्स में जब वो पहुँचे तो उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे एक लोकल ट्राइब के लोग हैं। कौन सी ट्राइब के लोग, अगरिया ट्राइब। तो ये अगरिया ट्राइब के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बास्केट्स में आयरन और भर के ले जा रहे हैं। मीन्स उन्होंने जब उसको नोटिस किया कि वो तो बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, कच्चा लोहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री लगाएं। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम बिकॉज वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर क्या होता है, उन्हीं अगरिया पीपल की हेल्प से एक और जगह ढूंढ ली जाती है जहाँ पे कि भिलाई स्टील प्लांट जो है वो सेटअप किया जाता है। एंड आफ्टर फ्यू इयर्स एक लार्ज फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके सुबर्णरेखा रिवर के बैंक के ऊपर एक फैक्ट्री लगाई जाती है और एक बहुत बड़ी टाउनशिप वो डेवलप करते हैं, एक शहर बसाते हैं, दैट इज़ द जमशेदपुर। एंड ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, इसने फाइनली अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी इन 1912। लेकिन अपने इनिशियल ईयर्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो तो श्योर नहीं थे ना कि पता नहीं इंडियन स्टील की क्वालिटी कैसी होगी, तो दे प्रेफर्ड द ब्रिटिश स्टील। वो तो ब्रिटिश स्टील को ही प्रेफर कर रहे थे, इंग्लैंड से ही इम्पोर्ट कर रहे थे। बट फिर क्या होता है, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है इन 1914 और ऐसे टाइम में जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ थी वो बिज़ी हो गई इन द वॉर रिक्वायरमेंट्स। वो सिर्फ वॉर की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनके लिए प्रोड्यूस करने लगी और इस समय जो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी उसको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया और उन्होंने जो है इंडियन रेलवेज़ के लिए स्टील प्रोड्यूस करना शुरू किया। एंड धीरे धीरे टाटा आयरन एंड स्टील की जो डिमांड थी वो मार्केट में बढ़ने लगी और इसी पीरियड में ऐसा हुआ कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी वो भी स्टार्ट हो गई और इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इस समय बूस्ट अप हुई। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ऐसे टाइम में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को इंडियन मार्केट के डिमांड्स को फुलफ़िल करने के साथ साथ स्टील को एक्सपोर्ट करने के लिए भी कहा। सो ये वो पीरियड था जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी डेवलप हुई। सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द iron and steel industry in India. I hope all the concepts are clear to you. For the further lectures, stay connected with us. That's all for today.